हेलो दोस्तों, अग्नि एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर अर्नब। आजकल एमसीक्यू का ज़माना है। इंडिया में हो रहे सारे एंट्रेंसेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को अगर हम देखें तो गिने चुने एक दो को छोड़कर ज़्यादातर एग्जामिनेशंस ही आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे। इसी से हमें ये पता चलता है कि किसी स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने लायक तैयारी की कितनी ज़रूरत है। बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में अगर हम देखें तो MCQs have been an integral part of the CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स। लेकिन हर एक स्टेट बोर्ड के केस में ऐसा नहीं है। किसी किसी स्टेट बोर्ड में MCQs या तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किए गए या फिर हाल ही में न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एज ए केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूँगा आसाम स्टेट बोर्ड के पिछले साल के HSLC एग्ज़ाम के बारे में। इस केस में हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि MCQs आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ही बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स में MCQs दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले ही साल बोर्ड ने कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस इंप्लीमेंट किए, जिनमें से एक है MCQs का वेटेज बढ़ना, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया थियरी पेपर का 50%। इन एडिशन टू डैट यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि आपको MCQ सेक्शन के लिए अलग से पास होना पड़ेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेक्शन के लिए अलग से पास होना पड़ेगा। प्लस पिछले साल के HSLC क्वेश्चन पेपर्स के बारे में कई स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पेपर्स के कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और थिंकिंग बेस्ड थे, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल भी अप हो चुका है। एज ए रिज़ल्ट पिछले साल आसाम स्टेट बोर्ड के HSLC एग्जामिनेशंस के ओवरऑल पास परसेंटेज में एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला, फ्रॉम 72.69% in 2023 and 75.7% in 2024 to as low as 63.98% in the last year, that is 2025. एग्ज़ाम पैटर्न में किए गए इस चेंज को ही हम एकमात्र कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये उन वाइटल फैक्टर्स में से एक ज़रूर है जिनके कारण इस पास परसेंटेज ड्रॉप को देखा गया। अब अगर इसी वजह से हम इन चेंजेस को ही, फॉर एग्ज़ाम्पल MCQs का वेटेज बढ़ाना या फिर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाना, इनको ही क्रिटिसाइज़ करने लगे, ये भी सही नहीं होगा। बिकॉज दिस चेंजेस वर मेड रियली इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव इंटेंशंस। बस हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बच्चों को भी इन चेंजेस के साथ एकस्टम होने का मौका मिले, बच्चों को भी इनके लिए तैयार होने का सही मौका मिले, उनको सही गाइडेंस मिले। अब बात करते हैं MCQs के बारे में। MCQ सॉल्विंग वैसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन इनके बारे में एक बात ज़रूर है कि अगर आप किसी MCQ को सही से अप्रोच करते हैं तो उसमें दिए गए ऑप्शंस आपकी हेल्प करते हैं उसको सॉल्व करने में, लेकिन वही ऑप्शंस किसी के लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं अगर अप्रोच गलत हो। जो बच्चा सही तैयारी के साथ गया हो उसके लिए MCQs टाइम सेवर होते हैं, लेकिन वही MCQs किसी दूसरे बच्चे के लिए टाइम कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए तैयार हो, उनको ये आता हो कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम कैसे मैनेज किया जाए। इसी तरह की चीज़ों को एक साथ हमने नाम दिया है MCQ माइंडसेट। एग्जाम्पल्स के साथ आइए सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये। इनमें से एक इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और दूसरा है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व कर रहा होता तो शायद ऐसे करता: 3x + 6 - 8x = x + 9. Then 3x - 8x - x = 9 - 6. Then -6x = 3. उसके बाद x = 3 divided by -6 which is equals to -1/2. राइट। दूसरा वाला भी देखते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में शायद कोई बच्चा ऐसे कर रहा होता: x² - 2x - 3x + 6 = 0. Then x common, x - 2 -3 common, x - 2 = 0. So x - 2 common, फिर x - 3 common. Therefore x - 2 = 0 और
x minus 3 equals to 0. From here x equals to 2 और x equals to 3, राइट? लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चंस किसी MCQ बेस्ड टेस्ट में किसी क्वेश्चन के बीच में आपको सॉल्व करने पड़े, यानी कि किसी क्वेश्चन के बीच में मान लीजिए इसी लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ा या फिर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ा, तब ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा लेकिन जल्दी जल्दी काम नहीं होगा। इसीलिए MCQ के लिए आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद डायरेक्टली हमको पहुंचना पड़ेगा इस वाले स्टेप में कि 3 इक्वल्स टू -6x और x इक्वल्स टू -12, बस इतना ही। दूसरे वाले केस में we have to directly arrive at the solution that x minus 2 multiplied by x minus 3 equals to 0 at least. Therefore x equals to 2 और 3। देखिए, जब आप किसी एग्ज़ाम में MCQs अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में एक स्विच होता है जिसको हम बोलते हैं MCQ मोड स्विच। उस स्विच को आपको ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि MCQs के सॉल्यूशन में कोई ये नहीं देखता कि आपने कितने स्टेप्स किए हैं, कितने स्टेप्स करेक्टली करके आप अपने सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं। बस ये देखा जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके सही आंसर तक पहुंचना हमारा टारगेट होना चाहिए। इसीलिए कैलकुलेशन जितना शॉर्ट लेकिन एक्यूरेट हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व करने लगे तो शायद उसका अप्रोच कुछ ऐसा होगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी। एलिमिनेशन करने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ हमने b को मल्टीप्लाई कर दिया, तो bx प्लस by इक्वल्स टू ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं 2 और ये जो पहला इक्वेशन गिवन है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि माइनस बी वाई और इधर का प्लस बी वाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ए एक्स प्लस बी एक्स और राइट हैंड साइड में बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ये जो माइनस बी स्क्वायर है और इधर का प्लस बी स्क्वायर है दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब x कॉमन आते हुए इधर रहेगा a प्लस बी होल इंटू एक्स और इस साइड में a कॉमन आएगा और रहेगा a प्लस बी। तो अल्टीमेटली a प्लस बी कैंसिल आउट, इसीलिए x इक्वल्स टू a, राइट। और इसी वैल्यू को अगर हम लोग इस वाला इक्वेशन में पुट करें x की जगह तब y का वैल्यू निकल के आएगा y इक्वल्स टू b और ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन ये करते हुए सब्जेक्टिव पेपर में अगर कोई बच्चा सॉल्व करे और कई स्टेप्स उसको लिखने होंगे जो कि मैंने अभी स्किप कर दिया है, तो ये इससे भी थोड़ा लंबा होगा। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे कि ऑप्शंस में x और y के दिए हुए वैल्यूज़ को अगर हम लोग क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशंस में पुट करें तो क्या ये फिट आते हैं। डेफिनेटली इक्वेशन ऑप्शन बी में दिए हुए ये वैल्यूज़ और ऑप्शन डी में दिए हुए ये वैल्यूज़ अगर पुट करें तो ये माइनस साइन डेफिनेटली इस वाले इक्वेशन में फिट नहीं होंगे, इसीलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकते। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के वैल्यूज़ के बीच में अगर हम देखें और इन वैल्यूज़ को अगर इस वाले इक्वेशन में पुट करके हम देखें तब हमको पता चलता है कि ऑप्शन सी में दिए हुए ये वैल्यूज़ को अगर हम x और y की जगह पुट करें तो ये डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेगा। बोथ साइड आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह एक भी लाइन बिना किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। The ratio in which y-axis divides the line segment joining the points -2,0 and 4,0 is। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाएंगे ये
एक्सिस, -2,0 पॉइंट एक्स एक्सिस में यही कहीं होगा, 4,0 पॉइंट भी एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, और ये होगा कुछ यहाँ पे। डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट्स को वाई एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो होगा ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमको डेफिनेटली पता है 2, और ये वाला डिस्टेंस होगा 4। देयरफॉर द आंसर इज 2:4, यानी कि 1/2। आंसर बी इज करेक्ट। अब आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया और कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए और थोड़े बहुत कैलकुलेशंस किए, ये सब हमको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करने होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर चलने होते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। लेकिन ये करने के लिए हमको चाहिए सॉलिड कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसी क्वेश्चन में हमने जब दो पॉइंट्स देखे -2,0 एंड 4,0, तभी हमको पता चल गया कि ये दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ही पॉइंट्स हैं, और उसी से हमारा काम आसान हो गया और हम जल्दी जल्दी अपने आंसर तक पहुंच पाए। यानी कि एक भी लाइन बिना लिखे या फिर कुछ भी कैलकुलेशन बिना किए हम लोग अपने आंसर तक पहुंच पाए। इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। x, y is equidistant from points 7,1 and 3,5. Then this. अगर कोई सुधरा हुआ बच्चा, बहुत ही सुधरा हुआ बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे तो उसके दिमाग में शायद सबसे पहले आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो लिखेगा x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। उसके बाद x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, बचेगा -14x प्लस 6x और -2y प्लस 10y इक्वल्स टू 9 प्लस 25 माइनस 49 माइनस 1। अब हमको मिलता है -8x प्लस 8y इक्वल्स टू 9 प्लस 25 माइनस 14 माइनस 16। अब अगर -8 को कॉमन लिया जाए -8 को कॉमन लिया जाए तब हमको मिलेगा x माइनस वाई ब्रैकेट के बीच और इधर है -16। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब MCQ सॉल्व करते हुए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हाँ, निंजा टेक्निक। हम लोग करेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज़। अब क्योंकि बोला है x, y पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, देयरफॉर x, y मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। और मिड पॉइंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो 7 और 3 का एवरेज क्या है? 7 और 3 का एवरेज है 5, और 1 और 5 का एवरेज क्या है? 3। सो हमारा पॉइंट है 5,3। अब हम बस क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x और y के जगह इन ऑप्शंस वाले इक्वेशंस में बैठा के देखेंगे। तब अगर बैठा के देखते हैं तो 5 - 3 इक्वल्स टू 2 हमको फटाफट पता चलता है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सेक्टर मेकिंग एन एंगल P इन डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r इज गिवन बाय। यहाँ हमको सेक्टर का एरिया का एक्सप्रेशन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमको पता है तो पता है, अगर नहीं भी पता तब भी हम लोग एक अप्रोच ले सकते हैं।
कैसे, आइए देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि एरिया का डायमेंशन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा ही, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। अब सारे ऑप्शंस में देखिए, लेंथ का स्क्वायर किस में है? क्या यहाँ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ वाला आइटम एक ही है, आर, तो उससे तो मीटर बनेगा, सेंटीमीटर बनेगा, स्क्वायर थोड़ी बनेगा। तो ये नहीं, बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली 50% हमारा ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गया। तो अब हमारा आंसर सही करने का प्रोबेबिलिटी है 50%, राइट। यानी कि आंसर बी या फिर डी, इन दोनों में से ही कुछ होगा, क्योंकि इन दोनों में ही एरिया का डायमेंशन सही है, यानी कि इसका यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा दोनों ही ऑप्शंस में। अब बाकी का सॉल्व करने के लिए लेकिन आपको पूरी जानकारी की ज़रूरत होगी, लेकिन स्टिल हम लोग एलिमिनेशन कर पाए, राइट। दो ऑप्शंस हम लोग निकाल पाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ P/720 × 2πr²। तो इसमें कॉमन सेंस के ज़रिए हमने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया, जिससे कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री से। अरेंज द फॉलोइंग हिस्ट्रिकल इवेंट्स फॉलोइंग द सीक्वेंस दे ऑकर्ड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। यहाँ 4 इवेंट्स के बारे में बताया गया है: अगस्त रिवॉल्यूशन, डायरेक्ट एक्शन डे, साइमन कमीशन और डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम हॉल में बेस्ट केस सिनेरियो वो होता है जब उसको क्वेश्चन में दिए गए सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता हो, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो। अक्सर हम भी स्टूडेंट को यही इनकरेज करते हैं कि वो भी पढ़ाई के ज़रिए खुद को ऐसे लेवल तक लेके जाएं, लेकिन इन रियल केस, एटलीस्ट इन द एग्ज़ाम हॉल, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपना थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज़ करे तो अपने हाफ नॉलेज को भी वो मार्क्स में तब्दील कर पाएंगे। कैसे, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ दिए गए इवेंट्स में से हमको अगस्त रिवॉल्यूशन के बारे में पता है, जो हुआ था 1942 में, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, भारत त्याग आंदोलन। उसके साथ ही हमको साइमन कमीशन के बारे में भी पता है, जो 1927 में हुआ था, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि 1-3 के बाद आना चाहिए। अब ऑप्शंस में अगर देखें तो हमको दिखता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ 1-3 से पहले आ रहा है, राइट। अब ऑटोमेटिकली हम लोग 50-50 चांसेस पे पहुँच गए करेक्ट करने का। अब हमको ये पता है कि आंसर बी या डी में से ही कुछ होगा। अब आइए ऑप्शन बी और डी में से देखते हैं कि यहाँ 1 और 2 में कंफ्यूजन है, राइट, कि इवेंट 1 और इवेंट 2, यानी कि अगस्त रिवॉल्यूशन और डायरेक्ट एक्शन डे, इन दोनों के बीच में कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। अगर ये हमको पता है तब हमको आंसर भी पता है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिए कि डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत हमें पड़ी ही नहीं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अभी तक हमने आंसर नहीं बताया। अब इस आंसर का सही आंसर करने के लिए हमको डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता होना ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज हम गेस भी कर सकते हैं विद 50-50 चांस उन एग्ज़ाम्स में जिनमें रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या फिर और भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। गेस करने के कुछ कंडीशंस होते हैं। अच्छा, फ़िलहाल आपके रेफरेंस के लिए मैं ये बता दूं कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था इन 1946, ठीक है। अगर ये पता है तब हम इस क्वेश्चन का आंसर सही से कह सकते हैं कि 2-1 के बाद आना चाहिए, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर। अच्छा, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ था इन 1929 फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाहौर कांग्रेस। आइए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हिस्ट्री से।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट द मूवमेंट। यहाँ पे 4 बातें दी गई हैं। सॉल्ट लॉज वेर चैलेंज्ड, स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिटी एमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब मुझे अगर फ्रेंकली बोलूँ तो मुझे बस इसके बारे में ही पता है कि ये एसोसिएटेड था विथ द डिसओबीडियंस मूवमेंट बट नॉट विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो 1 जिसमें भी होगा वो सही ऑप्शन नहीं होगा, राइट। तो अब मैं ऑप्शंस को देखता हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, यहाँ भी 1 है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, यहाँ भी 1 है। ये तो जैकपॉट लग गया। देखिए, चारों चीज़ों में से बस मुझे एक का ही पता था, तो फिर भी मैं करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाया। ठीक है, मैंने किसकी हेल्प ली? ऑप्शंस की, और एलिमिनेशन टेक्निक लगाया। लेकिन ऐसे होने के लिए थोड़ा बहुत लक का भी साथ चाहिए। अगर हम डीपली देखें इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे चीज़ें डेप्थ में इन डेप्थ चीज़ें पूछी गई हैं कि स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिटी एमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कहाँ हुआ था, ये एक्चुअली हुआ था या नहीं, ऐसे केसेस देखे गए थे कि नहीं इस वाले इवेंट में, इस मोमेंट में ऐसा हुआ था कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए असल में बहुत ही डेप्थ में नॉलेज का होना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ अवेयरनेस को भी आप रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ताकि ऑप्शंस को देख के भी आप एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following sources of energy do or does not produce carbon dioxide? 4 तरह के एनर्जीज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे नॉट मेंशन है बोल्ड में। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें क्वेश्चन अक्सर गलत करवाते हैं स्टूडेंट से। अच्छा, अब इनमें से एक मेंशन है फॉसिल फ्यूल। अब ये तो सबको ही पता होगा कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शंस में जहाँ भी 4 मेंशन होगा वो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है और हम पहुँचते हैं 50-50 चांसेस पे यूजिंग कॉमन सेंस एंड एलिमिनेशन टेक्निक। अब बाकी के एनर्जी सोर्सेज पे अगर हम देखें, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तीनों के तीनों ही नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जीज हैं और ये तीनों ही रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। और हमें ये पता है कि रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है, राइट। उस हिसाब से तो आंसर 1, 2, 3 यानी कि बी होना चाहिए, लेकिन यही टर्निंग पॉइंट है। बी इसका सही आंसर नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर है ए, यानी कि ओनली विंड एनर्जी। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हालांकि ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी से, फिर भी इनके प्रोडक्शन में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये सीखा कि कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू सॉलिड कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डांसेस के बारे में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में कुछ रीजन्स के बारे में दिया हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से अलाइन करना है। मान लीजिए हमें बस कथकली और कथक के बारे में ही पता है कि कथकली बिलोंग्स टू केरला एंड कथक बिलोंग्स टू नॉर्दर्न इंडिया। अब इसी के बेसिस पर ऑप्शंस देखते हैं कि 1B के साथ कनेक्टेड कहाँ है। ऐसा बस A और B में ही है। सो A और B के बीच में ही हमको देखना होगा। अब कथक के बारे में देखते हैं। 3 शुड बी कनेक्टेड टू D। ऐसा कहाँ है? बस ऑप्शन A। सो ऑप्शन A शुड बी द करेक्ट आंसर। देखा, इसीलिए हम ऑप्शंस को देखते हुए और गिवन चीज़ों को देखते हुए हमने हाफ नॉलेज का यूज़ करके ही अपने आंसर तक पहुंच गए, तो इससे हमारा टाइम भी बच गया। लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए वी सजेस्ट कि आप पूरा जान के आएँ,
फॉर योर रेफरेंस, भारतनाट्यम इज कनेक्टेड टू तमिलनाडु वाइल कुचिपुड़ी इज कनेक्टेड टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारी बातें हमको जाननी चाहिए एज एन एग्जामिनी, सो दैट वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगला और फाइनल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश के पेपर में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आजकल देखा जाता है, वो वहाँ रहता है एक अनसीन पैसेज, और उसी के ऊपर बेस करके 3-4 क्वेश्चंस दिए होते हैं। लेकिन ये लंबा पैसेज देख के अक्सर स्टूडेंट्स कतरा जाते हैं, या तो वो इस क्वेश्चन को लास्ट तक छोड़ देते हैं या फिर इसको बिना अटेम्प्ट के ही छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको पैसेज लंबा लगता है और पढ़ना एनोइंग लगता है विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ द एग्ज़ाम। लेकिन हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये पैसेज वाला क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट कीजिए, जब आपके पास एम्पल टाइम हो, तब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे इस पैसेज को पढ़ने में, इस लंबे पैसेज को पढ़ने में, क्योंकि इसके अंदर जनरली 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 या फिर 5 तक भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। और इसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सही तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले पढ़िए और वहाँ से कीवर्ड्स नोट कीजिए। नोट द कीवर्ड्स, और उन्हीं कीवर्ड्स को उसके बाद आप पैसेज में ढूंढिए। फाइंड विद इन द पैसेज, यानी कि आपको पहले से ये पता होना चाहिए पैसेज को पढ़ते हुए कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। ठीक है, तब आपको ढूंढने में आसानी होगी और आपका काम जल्दी में होगा और क्वेश्चंस भी आपसे जल्दी सॉल्व होंगे। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा सजेशन है कि आप इस पैसेज वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए जब आपके पास टाइम रहता हो, और क्वेश्चंस पहले पढ़िए, फिर उसमें कीवर्ड्स नोट कीजिए, कीवर्ड्स को फिर लास्ट में पैसेज पढ़ते हुए ढूंढे। ठीक है, ये होता है पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चेष्टा कीजिए। MCQ बेस्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड मेरा स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसी साल जनवरी में हम लोगों ने अग्नि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑर्गेनाइज़ किए, जो था बोर्ड सिलेबस के साथ अलाइन एक MCQ बेस्ड टेस्ट। उसी में एक सेंटर में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स के OMR शीट्स चेक किए। तब हमने एक चीज़ नोटिस की कि एक स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे, और ये चीज़ मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उस एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया था कि बोर्ड की ही तरह इसमें रॉन्ग आंसर्स के लिए किसी तरह के नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसे एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को भी बेफिक्र होकर अटेम्प्ट कर सकते थे जिनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू लूज़। अगर उनमें से 1-2 तुक्का भी लग जाता तब भी उनके मार्क्स में थोड़ा बहुत तो एडिशन ही होता। यही चीज़ जब फीडबैक सेशन में हमने उस स्टूडेंट को बताया तब उसने हमसे कहा कि इसके बारे में तो कभी किसी टीचर ने उसको बताया ही नहीं, कभी उसके खुद के दिमाग में ये आइडिया तो आया ही नहीं कि वो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो उनसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इसी पॉइंट पे मैं आपको कॉन्ट्रेरी केस भी बता दूं कि वो एग्ज़ाम्स जिनमें रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, वैसे एग्ज़ाम्स में ब्लाइंडली गेस करना इज़ स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड। ऐसी ही छोटी छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को हम कहते हैं एग्ज़ाम अवेयरनेस, जिसकी कमी अक्सर स्टूडेंट में देखी जाती है, जिनसे उभर कर एग्ज़ाम में अच्छा करना, देश में चल रहे कंपटीशन में एक मजबूत कंपटीटर के रूप में खड़ा होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए सारी बातों को एक बार सम अप करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मोर कॉन्सेप्चुअल, इसीलिए आज से रट्टा मारना बंद और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू। दूसरा पॉइंट, कोई भी MCQ बेस्ड टेस्ट देने से पहले आपके दिमाग में जो MCQ मोड वाला स्विच है उसको ऑन करके जाइएगा, यानी कि आप ज़्यादा ध्यान दीजिए एक्यूरेसी पर और क्विक सॉल्विंग पर।
बाकी लिखावट जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं देखता कि आपने कितने स्टेप्स किए, क्या क्या स्टेप करके आप आंसर तक पहुँचे हैं। यहाँ बस आंसर सही या गलत वही देखा जाता है। तीसरी बात, MCQ बेस्ड टेस्ट में आप एलिमिनेशन टेक्निक का भरपूर यूज़ कीजिए। आपको ये पता लगाना है कि कौन से ऑप्शंस बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकते और उसको एलिमिनेट करते हुए जाइए। इससे होगा ये कि आपके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट और उसके साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस। चौथा पॉइंट, एग्ज़ाम अवेयरनेस। ये थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम यू आर गोइंग टू अपीयर। जैसे कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे थे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या इसके एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस रिसेंटली किए गए हैं। अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपकी कैटेगरी कौन सी है और उस कैटेगरी के हिसाब से इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना जाता है। आप जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपका रैंक कितना होना पड़ेगा। इन सब के साथ ही आपको खुद के ऊपर भी अवेयरनेस चाहिए, जिसमें आता है कि सिलेबस का कितना पोर्शन आपने सही से किया है, किस किस टॉपिक में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और किस किस टॉपिक में कम, कौन से क्वेश्चंस आपसे जल्दी बनेंगे और कौन से क्वेश्चंस में टाइम लगेंगे या फिर कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते। क्योंकि एग्ज़ाम पेपर के लिमिटेड टाइम में आपको कुछ क्वेश्चंस को छोड़ने भी होंगे। ऑब्वियसली उन टेस्ट में जिनमें रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग हो। बाकी जिनमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती उन एग्ज़ाम्स में तो सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। इन्हीं सब बातों को हम एक साथ कहते हैं एग्ज़ाम अवेयरनेस। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्डकोर प्रैक्टिस। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसी के हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्वेश्चंस अपीयर होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए आज से ही लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। पॉइंट नंबर 6, मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उसी एग्ज़ाम के पेपर के पैटर्न में एक पेपर, बिल्कुल उतने ही टाइम ड्यूरेशन लेकर, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल की तरह एनवायरनमेंट में बैठ के आप सॉल्व कीजिए। और ऐसा आप बार बार कीजिए बिफोर द एग्ज़ाम। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चंस किए फिर थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ी देर बाद आके फिर से 1-2 क्वेश्चंस किए, ऐसा नहीं। आप एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम के जैसे एक एग्ज़ाम दीजिए और ऐसा आप बार बार कीजिए वेल बिफोर द रियल एग्ज़ाम। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ेगा और आपको नर्वसनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी इन द रियल एग्ज़ाम हॉल। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाया हूँ। आशा करता हूँ कि आगे चल के MCQs आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि मज़ा देंगे। तो फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इसी तरह की वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए जुड़े रहे अग्नि एजुकेयर के साथ।